स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी, आज का हमारा टॉपिक है रिकर्जन का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपने इसको शुरू से ही जरा फोकस्ड होके इस लेक्चर को लेना है। जो चीजें मैं बताऊंगा, फोकस फुल अटेंशन के साथ आपने ये लेक्चर लेना है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, रिकर्जन क्या होती है? A function that calls itself is known as recursive function। जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो उसे हम कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकर्जन। तो सिंपल डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हैं, व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट इज कॉल्ड रिकर्जन। तो सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन ये आपने ध्यान में रखनी है। ये टेक्निक दिस टेक्निक ब्रेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इनटू सिंपल प्रॉब्लम्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बाज दफा या कॉम्प्लेक्स अप्रोच को ये आसान कर देती है, और इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि ये टेक्निक हमें आसानी फराहम करती है, लेकिन इस टेक्निक को समझना थोड़ा सा जरा डिफिकल्ट है। वो आपने सिर्फ फोकस रखना है, तो इंशाल्लाह ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। सो रिकर्जन में बी अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट नॉट हार्ड। The best way to figure out how it works is to experiment with it। तो जिस तरह ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन, जितना ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज्यादा आप इससे फैमिलियर होते जाएंगे रिकर्जन से। तो इस कोर्स में चूंकि ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स है, हम 3 या 4 एग्जांपल्स बस करेंगे। उन्हीं को अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको रिकर्जन की समझ आ जाएगी, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं पे ही आपने फोकस रखना है। ये है कि रिकर्जन की विजुअलाइजेशन। ये देखें कि अगर आपने एक फंक्शन लिखा है, रिकर्स कोई भी एक फंक्शन लिखा है, फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये आपने देखे मेन, ये मेन प्रोग्राम है आपका, मेन फंक्शन है। एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होनी है। मेन के अंदर आपने रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लिया, ये है फंक्शन कॉल। जब ये फंक्शन कॉल होती है तो आपका प्रोग्राम इधर से जंप करेगा जाके रिकर्सिव फंक्शन में। ये इसका नाम रिकर्स है, तो नाम इसका कुछ भी हो सकता है। जब एक फंक्शन आपने आपको कॉल करे, ये देखें, ये जो फंक्शन है रिकर्स, ये आगे कुछ लाइनें इधर दरमियान में हो सकती है, जहां पे फिर देखें फंक्शन कॉल आ गई है। अब ये फंक्शन का नाम सेम है जो इस फंक्शन का नाम है, तो ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। अब ये कॉल चलती जाएगी, और किसी कंडीशन की बेस पे ये खत्म हो जाएगी। अगर वो कंडीशन ना हो तो ये इनफाइनाइट जो है ना, या अनलिमिटेड ये फंक्शन कॉल जो है वो चलती रहेगी। जिस तरह लूप आप लगाते हैं, तो आपने लूप को, अगर आप कंडीशन सही नहीं लिखते तो वो इनफाइनाइट लूप जो है वो बन सकता है। इसी तरह आप जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, अब तो उसने अनलिमिटेड टाइम करते जाना है, उसको रोकना है आपने। रोकने के लिए कोई आप कंडीशन लिखेंगे, तो वो कंडीशन आपने लिखनी है, तो उस बेस पे ये फंक्शन रुकेगा। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे ये कंडीशन लिख सकते हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आनी चाहिए, कि अगर एक फंक्शन बगैर किसी कंडीशन के अपने आप को कॉल करता रहे तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, इनफाइनाइट लूप जो है ना वो लग जाएगा। जी, ये जिस तरह अभी मैंने पहले बताया, रिकर्सिव फंक्शन कैन गो इनफाइनाइट लाइक ए लूप। तो आपने इनफाइनाइट रिकर्जन से बचने के लिए आपने दो जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना रिकर्जन जब भी आपने लिखनी है, दो बेसिक चीजों का ख्याल रखना है। पहली है जी बेस केस या बेसिक क्राइटेरिया, दूसरी है प्रोग्रेसिव अप्रोच या इसे रिकर्सिव केस भी कहते हैं। बेस केस और रिकर्सिव केस, ये दो टर्म्स है जो आपने ध्यान में रखनी है। बेस केस क्या है? कम से कम एक ऐसी कंडीशन जब हमारा फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, उसे हम बेस केस कहते हैं। आपको पता है कि रिकर्सिव क्या है? जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करे। अब उसने अपने आप को कॉल करना है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जब वो अपने आप को कॉल ना करे, जहां पे वो रुके, उसे हम कहेंगे जी बेस केस। और दूसरी कंडीशन की सूरत में वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा, तो उसे हम कहेंगे रिकर्सिव केस। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन बेस क्राइटेरिया सच दैट व्हेन दिस कंडीशन इज मेट, जब वो कंडीशन पूरी होगी, आवर फंक्शन स्टॉप्स कॉलिंग इटसेल्फ, वो अपने आप को रिकर्सिव कॉल करना रोक देगा। प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या है? रिकर्सिव कॉल शुड प्रोग्रेस इन अ वे दैट ईच टाइम रिकर्सिव कॉल इज मेड इट कम्स क्लोजर टू बेस क्राइटेरिया। यानी कि जब आप फंक्शन को बार बार कॉल करते जाएं, वो हर दफा उस क्राइटेरिया की तरफ जाती जाए जहां पे जाके उसे रुकना है। ठीक है कि नहीं?
तो जब फंक्शन बार बार कॉल होती जाएगी तो उसने कॉल कैसे होना है कि वो उस कंडीशन की तरफ जाए जो उसको रोकने के लिए है। अगर वो उस कंडीशन की तरफ नहीं जाएगी तो फिर वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। जिस तरह फॉर लूप लगाते हैं, आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। अब आपने i को 1 से स्टार्ट किया है और उसने 10 तक जाना है। अब आपने जो काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है वो उस कंडीशन को फॉल्स होने की तरफ जाना चाहिए। अगर i 1 है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता 10 की तरफ जाना चाहिए। आपने लिखा ना 1 से लेकर 10 तक, पहले आई की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो देखिए हर आइट्रेशन में वो क्लोज हो रही है उस बेस केस के जहां पे उसने जाकर रुकना है, 11 पे जाकर उसने रुक जाना है। इसी तरह जब आपने रिकर्सिव कॉल लिखनी है तो जब एक फंक्शन अपने आपको बार बार कॉल करेगा तो उसने जब दूसरी अपने आपको कॉल करनी है तो उसने उस अप्रोच की उस क्राइटेरिया की तरफ जाना है जहां पे जाकर उसने रुकना है। अगर आप आई 1 से स्टार्ट करके 10 तक जाना है और आप आई को माइनस माइनस कर दें तो अब ये जो है वो कभी भी उस क्राइटेरिया की तरफ जाएगा ही नहीं जहां पे उसने रुकना है, तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो इसी तरह आपने रिकर्जन से भी इनफाइनाइट रिकर्जन से बचना है। तो इसकी पहली एग्जांपल करते हैं जी। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि हम रिकर्जन हर उस फंक्शन की कर सकते हैं, हर उस कैलकुलेशन की कर सकते हैं जिसमें कोई सीक्वेंस है। जिसमें कोई सीक्वेंस है उसको हम रिकर्सिव उसका फंक्शन बना सकते हैं। जिसमें कोई सीक्वेंस ना हो वहां पे हम रिकर्सिव फंक्शन नहीं बना सकते। लिहाजा इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी लिमिटेड है। जो इसकी पहली एप्लीकेशन है वो है जी फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है जी? फैक्टोरियल ऑफ एन, n मींस कोई भी नंबर, इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिसेंडिंग इंटीजर, डिसेंडिंग जो उससे छोटे हैं। और इसको हम लिखते किस तरह है? n और ये एक्सक्लेमेशन साइन। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल। ये एक एग्जांपल भी दिया है। 4 का फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये इसका फैक्टोरियल है। इसका क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, राइट ए रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब जब आपने इस तरह का क्वेश्चन करना है फैक्टोरियल के जरिए, अब ये देखिए इसमें एक कैलकुलेशन हो रही है और हर कैलकुलेशन में एक सीक्वेंस है। पहले 5 मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर 4 से, फिर 2, फिर 1। तो एक सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन इसका लग सकता है। अगर कोई सीक्वेंस ना होता तो फिर रिकर्सिव फंक्शन नहीं था बनना। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को आपने ऐड करना है या आपने वो कैलकुलेट करना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में। अब ये जो कैलकुलेशन है इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, लिहाजा वहां पे फैक्टोरियल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो एक सीरीज आपने कैलकुलेट करनी होती है ना, वहां पे फैक्टोरियल लगता है। तो अब आपने देखें जी, सबसे पहले आपने गौर करना है वो दो चीजों का जो मैंने आपको बताया था, बेस कंडीशन और रिकर्सिव जो कंडीशन केस है, ये दो आपने फाइंड करने हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। ये देखें, अब बेस केस क्या है? बेस केस है जी जहां पे जाके कैलकुलेशन रुकनी है। अब देखिए 4 ने जब मल्टीप्लाई होना है 3 से, 3 ने मल्टीप्लाई होना है 2 से, 2 ने मल्टीप्लाई होना है 1 से, और यहाँ पे जाके कैलकुलेशन रुक जानी है। अगर आप दूसरी एग्जांपल में गौर करें, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 5 4 से, 4 3, 3 2, 2 1, 1 पे जाके जो आंसर है वो ब्रेक लग रही है। तो ये आपका बेस केस है जहां पे जाके आपकी कैलकुलेशन स्टॉप हो रही है, दैट इज बेस केस। तो ये देखिए बेस केस जो हमने लिखा हुआ है वो क्या है? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ एन से क्या मुराद है? एफ मींस कोई भी फंक्शन। अब चूंकि हमने फंक्शन लिखना है ना, जो रिकर्सिव कॉल करेगा, ये एफ उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, फैक्टोरियल रख सकते हैं, फैक्ट रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। एफ उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन मींस कि एक पैरामीटर हमने इसको पास करना है, उसका फैक्टोरियल उसने कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ एन, इसका आंसर 1 कब होगा? जब एन 1 है। ये बेस केस है। अगर आप 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं उसका 1 नहीं होता है। यानी कि बेस केस से मुराद है एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा रिजल्ट जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, उसे हम बेस केस कहेंगे। अगर देखिए यूजर 4 इनपुट करता है, भाई 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 3 के लिए भी करनी पड़ेगी, 2 के लिए भी। अगर 1 यूजर इनपुट करे तो उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए उसे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी। ये बेस केस बनेगा जिसको कैलकुलेट करने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी। तो ये बेस केस क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन है वो हमें 1 रिटर्न करेगा जब n की वैल्यू 1 होगी।
यानी कि अगर हम 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहें तो हमें बगैर किसी कैलकुलेशन के हमें पता है कि जी वो 1 है। तो ये इसका बेस केस है। अब हमने बनाना है जी रिकर्सिव केस। अब रिकर्सिव केस कैसे बनाना है, जेन में रखिएगा आप। फॉर एग्जांपल यूजर ने एक नंबर इनपुट किया है n। अब आपने ये देखना है कि n को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, और ये नंबर आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ n, n की फॉर्म में आपने लिखना है। अगर यूजर ने n इनपुट किया है 5, तो 5 ने मल्टीप्लाई किससे होना है, 4 से। लेकिन आपने इधर 4 लिखना है n की फॉर्म में, यानी कि अगर यूजर ने n इनपुट किया है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है n माइनस 1 से। ठीक है कि नहीं? अगर मैं इसका फैक्टोरियल ले लूं n माइनस 1 का, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो स्टेप आपने फाइंड किया है, इसको हम कहते हैं रिकर्सिव केस। इसको आपने लिख लेना है। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। एन मींस जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है, मल्टीप्लाई इसको किससे हम कर रहे हैं, उसके प्रीवियस नंबर से। तो ये प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा 6 जो है ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 5 से। अब 6 तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ n। अगर यूजर n इनपुट करे, अगर यूजर n इनपुट करे, तो फिर जो दूसरा नंबर है जिसको इनपुट करना है उसे, वो क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ n, तो वो होगा n माइनस 1। तो लिहाजा हमने इसको फाइंड कर लिया, इस टर्म को, और हमने ये रिकर्सिव केस लिख लिया। जब आपके पास बेस केस और रिकर्सिव केस आ जाए, फिर अब आपने इसको प्रोग्राम जॉनसन है वो लिखना शुरू कर देना है। अब आपके लिए प्रोग्राम लिखना बड़ा इजी होगा। तो हम चलते हैं, हमारा कोड ब्लॉक किधर गया जी, ये है जी हमारा कोड ब्लॉक। अब ये देखें, सबसे पहले तो एक नंबर यूजर ने इनपुट करना है ना, हम एक इंटीजर नम बना लेते हैं, इसको इनपुट कर लेते हैं। सी आउट एंटर एनी नंबर, यूजर नंबर इनपुट करेगा, सी इन नम। अब हमने इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फिर ये एक फैक्ट वेरिएबल बना लेते हैं, और इधर अब हम लिखते हैं जी फंक्शन। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है इसने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी है, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी। इसका नाम हम रख लेते हैं फैक्टोरियल। एक हम इसको इंटीजर n पास कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर लिखना है अपना कोड। आपको याद है जब हम सिंपल फंक्शन बनाया था फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लूप लगाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वो जो बेस केस और रिकर्सिव केस आपने बनाया ना, अब आपने वो लिख देना है। पहले बेस केस लिख लिया करें, वो ज्यादा आसान है। हालांकि आप रिकर्सिव भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना पहले बेस केस लिख लेता हूँ। इफ, अब बेस केस क्या है, ये देखें, जब n 1 है तो उसका आंसर आपको क्या मिलना है, 1। यानी कि जब n की वैल्यू 1 है तो वहां पे आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आपने उसका रिजल्ट लिख देना है। तो हमने क्या लिख देना है, इफ n डबल इक्वल टू 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर दे 1। अब हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। एल्स, एल्स की सूरत में आपने क्या करना है, अब ये देखिए, ये जो आपने रिकर्सिव केस बनाया ना, इसी को आपने रिकर्सिव केस को ही उधर आपने लिखना है रिकर्जन की फॉर्म में। जहां पे ये देखिए n है सबसे पहले, तो आपने क्या करना है, इधर रिटर्न करना है n मल्टीप्लाई बाय, अब आपने जो फंक्शन का नाम रखा है ना फैक्टोरियल, अब आपने वही उसको कॉल कर लेना है, किससे के साथ, फैक्टोरियल कॉल कर लेना है n माइनस 1 के साथ। तो ये आपका बन गया रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। अब आप इधर लिख सकते हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल, इसको फंक्शन को कॉल कर लें, नम को पास कर दें, और उसके बाद आप सी आउट कर दें बैक स्लैश n के साथ फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और इधर फैक्ट को जो आंसर है वो आप शो कर दें। तो अभी देखिए हमने क्या किया है जी, ये रिकर्सिव फंक्शन लिखा है। ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है ये अपने आप को कॉल कर रहा है, और हर दफा जब ये कॉल करेगा तो देखिए पैरामीटर क्या है, ये n माइनस 1 के साथ इसको कॉल करेगा। यानी कि हम अपने जो बेस केस है उसकी तरफ जा रहे हैं। यूजर ने अगर 5 इनपुट किया है, तो अगली दफा ये अपने आप को कॉल करेगा तो 4 के साथ करेगा, फिर 3 के साथ करेगा, फिर 2, फिर 1, और 1 पे जब आएगा तो फिर इसको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आंसर आपको 1 मिल जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट हम करते हैं। ये देखिए एंटर एनी नंबर, अगर यूजर इनपुट करता है जी फॉर एग्जांपल 6, तो ये देखिए फैक्टोरियल 720 आपको मिल गया। जी, इसके लिए मैंने ना ये एक्सप्लेन करने के लिए देखिए आपको बताया कि अगर यूजर फॉर एग्जांपल 5 इनपुट करे,
तो हमारी जो फंक्शन कॉल है वो कैसे होगी, जो 5 अगर इनपुट करता है यूजर तो उसका रिजल्ट देख ले 5, तो इसका आंसर है जी 120। अब देखिए जी रिकर्सिव जो कॉल हो रही है, ये जो हमने कोड लिखा है, ये हो कैसे रही है, ये देखें। जब रिकर्सिव कॉल होगी 5 के साथ तो n की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये देखिए ये आपने लिखा हुआ। अगर यूजर नम में 5 इनपुट करता है तो ये 5 इधर पास होगा इस n में। अब इधर चेक होगा इफ n इक्वल टू 1, क्या n 1 है, नहीं n 1 नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट कैलकुलेट होनी है। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट है, यानी कि ये रिजल्ट आपको रिटर्न होना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है जी n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, n की वैल्यू थी 5। अब अगर हमारे इधर फिर फंक्शन कॉल आ गई है, अगर हमारे पास इधर एक सिंगल वैल्यू होती तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आंसर रिटर्न कर देना था। लेकिन जिस तरह ये देखें कि 5, अब 5 ने मल्टीप्लाई होना है किसी एक नंबर से, लेकिन यहाँ तो फिर आगे फंक्शन कॉल है, लिहाजा जब तक इस फंक्शन कॉल का हमें आंसर नहीं मिलता, हम आंसर इसका जो आंसर है वो रिटर्न नहीं कर सकते। जब ये फंक्शन कॉल होगी, अब देखिए फंक्शन कॉल 4 के साथ है, 4 के साथ क्यों है, ये देखें इधर हमने लिखा हुआ, ये देखिए n जब फंक्शन कॉल हो रही है तो n माइनस 1 के साथ हो रही है। तो अगर यूजर ने 5 इनपुट किया है तो 5 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 4 के साथ, ठीक है जी। ये जिस तरह इधर लिखा हुआ है कि 5 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 4 के साथ। अब जब फैक्टोरियल 4 के साथ दोबारा से कॉल होना है तो फिर n की वैल्यू चेक होनी है, ये फंक्शन कॉल है ना। अब इसमें क्या वैल्यू आप पास कर रहे हैं, 4 पास कर रहे हैं, तो दोबारा चेक होगा इफ n डबल इक्वल टू 1, क्या n की वैल्यू 1 है, नहीं। जब n की वैल्यू 1 नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। अब एल्स में आपने क्या लिखा हुआ है, n मल्टीप्लाई बाय, अब n चूंकि n 4 है लिहाजा इधर 4 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अब दोबारा फंक्शन कॉल है, लेकिन अब ये फंक्शन कॉल होगी 3 के साथ। आपने पैरामीटर में n माइनस 1 लिखा हुआ था, अब 3 के साथ। अब जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं है, हमारे इसका एक सिंगल रिजल्ट नहीं मिलना, हम ये सारी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो फंक्शन जब फैक्टोरियल 3 दोबारा कैलकुलेट फंक्शन कॉल होगी तो n की वैल्यू अब 3 है, तो दोबारा अब फंक्शन के अंदर जाके चेक होना है इफ n डबल इक्वल टू 1, क्या n 1 है, n 1 नहीं है, तो फिर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। अब चूंकि ये उस वक्त तक चलते जाना जब तक 1 नहीं आ जाना। अब फैक्टोरियल 2 को जब कॉल करेंगे तो इससे कैसे सॉल्व होना है, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1। अब देखिए जहां पे फैक्टोरियल 1 है यहां पे हमें इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमने लिखा हुआ है इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1। तो अब यहाँ पे जाके n की वैल्यू 1 हो गई है, अब इसका आंसर आपको 1 मिल जाएगा। तो इस तरह ये सॉल्व होना शुरू होगा। यहाँ पे आपको देखें उस फंक्शन का फैक्टोरियल 1 जब आपने कैलकुलेट किया ना, उसका आंसर आपको 1 मिल गया। जब हमें एक सिंगल आंसर मिलेगा तो फिर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। जब इधर हमें 2 मिल जाएगा अब हम ये वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 6। जब हमें इधर अब 6 अकेला आंसर मिल गया तो अब हम 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा 24। अब ये देखिए 5 के साथ जो हमने कॉल की था फैक्टोरियल n माइनस 1, तो वो सारी कॉल्स होते होते यहाँ पे अब हमें 24 मिल गया। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 120 मिल जाएगा। तो इस तरह ये फैक्टोरियल जो है ना वो कैलकुलेट हो रहा है। तो इसको आपने नेक्स्ट एग्जांपल पे उस वक्त जाना है जब आपको पहली एग्जांपल जो सी है ना वो क्लियर हो जाएगी, उसके बाद आपने नेक्स्ट एग्जांपल में जाना है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या है, इट इज अ सीक्वेंस वेयर फर्स्ट टर्म इज जीरो। फर्स्ट टर्म क्या है जी, जीरो। फर्स्ट टर्म जीरो एंड सेकंड टर्म इज 1। ये एक सीरीज है, मैथमेटिकल सीरीज है। पहली टर्म जीरो है, दूसरी 1 है, ये हमें पता है, ये उन्होंने हमें बता दिया है, ये फिक्स है। अब नेक्स्ट टर्म कैसे आ सकते हैं, नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स है द सीक्वेंस फॉलोज द रूल। अब ये ही रूल आगे फॉलो होना है दैट ईच टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। हर टर्म जो आपकी है वो प्रीवियस दो टर्म्स का जो है ना वो सम है। तो ये रूल इन्होंने हमें बता दिया है। ये एग्जांपल के तौर पर देखें, पहली टर्म जीरो है, दूसरी 1 है। अब तीसरी टर्म क्या है, ये है जी कलेक्शन ऑफ या सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। तो 0 और 1 को ऐड करें 1, तो ये थर्ड टर्म 1 है। अब फोर्थ क्या होगी, अब इन दोनों को ऐड करें 1 और 1 2। फिफ्थ टर्म क्या होगी,
अब पिछली दो को ऐड कर ले, 2 और 1 3। अब इसके बाद वाली क्या होगी, 3 और 2 5। अब इसके बाद वाली 5 और 3 8। उसके बाद वाली 8 और 5 13। उसके बाद वाली 13 और 8 21 एंड सो ऑन। तो इस तरह एक हम सीरीज बना सकते हैं, इसे हम फिबोनाची सीरीज कहते हैं। अब आपने देखा है कि आपने एक सीरीज कैलकुलेट करनी है और इनके दरमियान एक सीक्वेंस है, लिहाजा इसका रिकर्सिव फंक्शन बन सकता है। ठीक है कि नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, नहीं द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय f0। जो पहली टर्म है ना ये, इसको हम f0 से डिनोट करते हैं, मींस फिबोनाची 0। f मींस फिबोनाची। सेकंड टर्म जो है उसको f1 से, थर्ड टर्म f2 से एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है अगर जो हम f5 लिखेंगे तो बेसिकली वो होगी सिक्स टर्म। ये देखो ना, ये है पहली टर्म, ये f0 से है। ये है दूसरी टर्म, ये f1 से है। तो अगर मैं कहूं जी सिक्स टर्म तो वो f5 से होगी। तो अब क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट ए रिकर्सिव फंक्शन टू गेट दी nth फिबोनाची नंबर। यानी कि आपने nth फिबोनाची नंबर जो है ना फाइंड करना है और इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। अब इस फंक्शन को लिखने से पहले आपने फिर वही काम करना है, आपने बेस केस और रिकर्सिव केस ये बनाने हैं। अब बेस केस क्या है, दोबारा बता रहा हूं, बेस केस वो है जिनका रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, उसे हम बेस केस कहते हैं। अब इसमें देखें, इसमें क्वेश्चन में इन्होंने आपको बताया है कि जी फर्स्ट टर्म 0 है और सेकंड टर्म 1 है। अब पहली और दूसरी टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, ये आपको बता दिया गया है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म पहली 0 है, दूसरी टर्म 1 है। हाँ, अगली टर्म्स कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करनी है, वहां पे आपने कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो इसका जो बेस केस है वो क्या होगा, बेस केस आपने लिखना है f of n is equal to 0 when n is equal to 0। यानी कि जब n की वैल्यू 0 है तो फंक्शन है हमें 0 रिटर्न करना है। अब ये f of n से मुराद है फंक्शन, यानी कि जो आप इसका नाम रखेंगे। प्रीवियस अगर आप देखें ये एग्जांपल, इधर भी हमने f of n is equal to 1 लिखा है, लेकिन जब हमने इसको बनाया है तो हमने इसका नाम फैक्टोरियल रख लिया था। इसी तरह ये जो आपने फंक्शन बनाना है, नाम इसका आप कुछ भी रख सकते हैं, ये f उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने बनाना है। अगर आप n उसको पास करेंगे 0 व्हेन n इज इक्वल टू 0 तो आंसर आपको 0 मिलेगा। अब इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा बेस केस क्या है, अगर n की वैल्यू आप 1 पास करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो ये दो बेस केस होंगे। तो यहाँ आप दो बेस केस इस तरह लिख लें, या आप इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक बेस केस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि f जो n है फंक्शन, ये रिटर्न करेगा n, यानी कि जो नंबर आप इनपुट पास करेंगे इसने वही रिटर्न कर देना है। कब, जब n 0 होगा या 1 होगा। तो अगर आप गौर करें तो ये दोनों सेम है। इधर क्या है, फंक्शन ने रिटर्न करना है आपको 0 जब n 0 होगा। n 0 है तो फंक्शन ने 0 रिटर्न कर देना है, जब n 1 है तो फंक्शन ने 1 रिटर्न कर देना है। तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि ये फंक्शन है ये हमें रिटर्न करेगा n जब n 0 हो या 1 हो। तो हम ये सिंगल बेस केस भी इसके बना सकते हैं, या इस तरह दो बेस केस भी बना सकते हैं। अब बेस केस की तो हमें समझ आ गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस है भाई, वो हमें कैसे आने हैं। ठीक है कि नहीं। अगर यूजर nth नंबर इनपुट करता है, फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट करता है 2। अब देखिए जी, ये है पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। जब यूजर 2 इनपुट करेगा तो इसका मतलब है कि थर्ड टर्म। ठीक है कि नहीं। तो ये जो थर्ड टर्म है ये कैसे आएगी, ये प्रीवियस दो के सम से आएगी। अब आपने इस टर्म को लिखना है इन दी फॉर्म ऑफ n, यानी कि सॉरी, अगर यूजर इनपुट करता है, अगर यूजर इनपुट करता है 3, इसका मतलब है कि आपने फोर्थ टर्म रिटर्न करनी है। यूजर ने nth टर्म लिखा ना, 3 लिखा, 3 मींस, अब देखिए जो पहली n की वैल्यू जो 0 है तो इसका मतलब है कि वो पहली टर्म है। n की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि वो दूसरी टर्म है। n की वैल्यू 2 है तो वो तीसरी टर्म है, और n की वैल्यू 3 है तो वो चौथी टर्म है। तो अगर यूजर 3 इनपुट करता है, ये n की वैल्यू से इनपुट करनी है, तो इसका मतलब है कि चौथी टर्म आपको जो है ना वो रिटर्न करनी है। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास कैसे आएगी, ये हमारे पास आएगी अगर यूजर ने इनपुट किया है 3। अब ये इनपुट किया है उसने n में, अब आपने इसे प्रीवियस टर्म्स कैसे लेके आनी है, अब वो आपने लिखनी है n की फॉर्म में।
और ये आपने एन की फॉर्म में लिखा, यानी कि जो 3 है ये बेसिकली कैसे हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा जी 2 प्लस 1 से, इस तरह हमारे पास आएगा ना। अब ये जो 2 है ये हमारे पास कैसे आएगा, जो यूजर ने इनपुट किया है ये उससे पिछला नंबर है, यानी कि अगर यूजर इनपुट करता है टर्म 3 तो मेरे पास टर्म 2 और टर्म 1 इन दोनों का जो सम है ना वो आना चाहिए। अब यूजर ने इनपुट क्या किया है 3, टर्म 3, तो मेरे पास कैसे ये आएगी, इससे प्रीवियस टर्म कैसे आएगी मेरे पास n-1, जो इससे प्रीवियस टर्म है इसको मैंने प्लस कर देना है उससे जो प्रीवियस टर्म है, तो वो मैं कहां पे मौजूद होगी, वो n-2 पोजीशन पे मौजूद होगी, n-2 पोजीशन में। तो इस तरह ये मैंने फार्मूला बनाया फिबोनाची सीरीज के लिए। दोबारा बता रहा हूं कि अगर यूजर इनपुट करता है n यानी कि थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म जो है वो किसका सम है, वो सेकंड का और 1 का। अब आपने इसको लिखना है n की फॉर्म में, यूजर ने अगर n इनपुट किया है तो उससे प्रीवियस टर्म किस लोकेशन पे होगी, n-1 लोकेशन पे, और उससे जो प्रीवियस टर्म है वो किस पे होगी, n-2 लोकेशन पे। तो ये मैंने फार्मूला बनाया, अब इसको आपने रिकर्सिव फॉर्म में लिख दिया। ये देखें f ऑफ n जो है वो किसके बराबर है, जो n-1 टर्म है जो उससे बिल्कुल पिछली है, प्लस आपने कर देनी है जो उससे भी पिछली है, तो वो n में से n-2 करेंगे तो वो उससे पिछली टर्म जो है वो आ जाएगी। n-1 करेंगे तो n से बिल्कुल पिछली टर्म आएगी, n-2 करेंगे तो वो उससे जो पिछली है वो टर्म आ जाएगी, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फिबोनाची नंबर जो है ना वो आ जाएगा। जब n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर ये फार्मूला लगेगा, अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है तो फिर ये फार्मूला लगेगा। तो पहले हम इस बेस केस के साथ जो है ना वो प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं जिसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम ओपन करते हैं जी अपना ये फिबोनाची प्रोग्राम। यूजर ने एक नंबर इनपुट करना है, nth टर्म उसने इनपुट करनी है, तो इंटीजर नम एक हम ले लेते हैं जो उसने इनपुट करना है, और एक उसने FIB हम ले लेते हैं फिबोनाची नंबर के लिए, या बेशक इसको डायरेक्ट सी आउट में भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसको इनपुट करने आपने सी आउट एंटर एनी नंबर आपने लिखा और आपने सी इन कर लेना है नम को। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने पहले फंक्शन लिखना है, फंक्शन ने रिटर्न करनी है किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। अब इसका नाम हमने रखना है, नाम हम इसका कोई भी रख सकते हैं, FIB हम इसका नाम रख लेते हैं फिबोनाची के वाले से FIB। अब इसको आपने एक नंबर पास करना है, इंटीजर n आपने इसको पास करना है, इसका आपने जो है ना वो रिकर्सिवली कैलकुलेट करना है nth टर्म। अब बेस केस आपने क्या बनाया है, ये देखें आपने लिखा हुआ जब n की वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न होना है, n की वैल्यू 1 है तो 1 रिटर्न होना है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, इफ n डबल इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर दो जी 0, ठीक है जी। इसके बाद मैं लिखता हूँ जी इफ n डबल इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न कर दो, रिटर्न 1 कर दो। इसको आप एल्स इफ से भी कर सकते हैं, एल्स इफ तो रिटर्न 1 हो जाए। एल्स अगर इन दोनों के अलावा कोई भी केस है तो ये जो आपने रिकर्सिव केस बनाया ना, अब आपने चुप करके इसी को जो है ना वो कॉल कर लेनी है। तो एल्स में आपने रिटर्न कर देना है FIB फिबोनाची फंक्शन को आपने कॉल कर लेना है n-1 के साथ, n-1 प्लस फिबोनाची आपने कॉल कर लेना है n-2 के साथ, ठीक है जी। ये आपने कॉल कर लेना है, तो अब ये आपका रिकर्सिव फंक्शन बन गया। अब आपने इसको सी आउट में जो है वो शो कर देना है, इधर आप लिखेंगे सी आउट बैकस्लैश फिबोनाची टर्म इज इक्वल टू, और इधर आप सिंपल FIB कॉल कर लें और इसको नम पास कर दें। अब जो यूजर ने इनपुट किया हुआ है वो इसको पास करेंगे। अब देखिए जी मैं इनपुट करता हूँ इधर 6, अच्छा ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया, वो क्यों, इसलिए कि ये आपका एक्टिव प्रोजेक्ट है, आपने इसको एक्टिव प्रोजेक्ट करना है। अब इसको एग्जीक्यूट करें, मैं 6 लिखता हूँ तो ये देखिए जी 8 आ गया, फिबोनाची टर्म 8। अब इधर से हम जाके देखते हैं कि 6 जो टर्म थी क्या वो वाकई 8 थी, ये है ना।
अब इसमें देखें, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सॉरी ये जीरो टर्म है। 0 1 2 3 4 5 और 6, 6 टर्म देखें जी 8 है। एन हम कर रहे हैं टर्म, तो ये जो पहली है ये 0 है, 0 टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो 8 आपको जो आंसर है वो रिटर्न हो गया। तो ये देखें, ये इस तरह आपने सिंपल रिकर्सिव फंक्शन बना लिया। तो पहली जो मेहनत है आपने सिर्फ बेस केस बनाने पे करनी है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि अगर ये जो आपने बेस केस और रिकर्सिव केस बनाया ना, ये बेस केस हमने दो बनाए हैं, तो दो बनाएंगे तब भी आंसर आपको सही मिलेगा। अगर आप इनकी जगह एक बनाना चाहें तो आप सिंपल लिख दें, इफ एन डबल इक्वल टू 0 और एन डबल इक्वल टू 1। अगर एन 0 हो या एन 1 हो तो रिटर्न एन को करवा दें, सिंपल, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह आप सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो हमने ये जो बेस केस बनाया है सिंगल, इस तरह लिख सकते हैं। डबल लिखना है तो इस तरह। अब इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 6 टर्म जो है ना वो 8 ही आएगी। 6 में लिखता हूँ तो ये देखें 8 ही आई है। दोबारा मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर मैं इसको लिखता हूँ जी फर्स्ट टर्म, तो वो क्या है, वो 1 आएगी। तो इस तरह आप फिबोनाची जो सीरीज है उसका रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल है सम ऑफ सीरीज। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड देन फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स अप टू दैट नंबर। यानी कि अगर यूजर ने इनपुट किया है 10, तो आपने उससे पहले सारी जो सीरीज है ना उसका सम करना है। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 6 5 4 3 2 1, वो पूरी सीरीज को आपने सम करना है। अब यहाँ पे भी आप देखें कि आपने एक सीरीज को कैलकुलेट करना है और उनके दरमियान एक खास सीक्वेंस है, लिहाजा इसका रिकर्सिव फंक्शन बन सकता है। इधर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इधर लिखा होगा। अगर तो ये लिखा नहीं हुआ रिकर्सिव फंक्शन, तो फिर तो आप बेशक लूप लगा के कर ले, लेकिन चूंकि हम रिकर्सिव की एग्जांपल कर रहे हैं तो इसको आपने रिकर्सिव फंक्शन के जरिए करना है। तो आपने उसी तरह जी बेस केस बनाना है और रिकर्सिव केस बनाना है। अब बेस केस वो होता है जिसको आपने रिटर्न करने के लिए, या जिसका रिजल्ट जो है विदाउट कैलकुलेशन हमारे पास आ जाए, तो वो क्या है, 1। जब इनपुट यूजर 1 करेगा तो भाई 1 का सम जो है 1 ही होना है। आपने 10 से लेके 1 तक ऐड करना था ना, तो अगर यूजर 1 इनपुट करता है तो इसका रिजल्ट या इसका आंसर हमें बगैर किसी कैलकुलेशन के मिल जाएगा, तो वो हमारा बेस केस बन जाएगा। अब अगर जो 1 से बड़ी वैल्यू कोई इनपुट करता है तो उसने क्या करना है, सम करना है प्रीवियस से। तो सिंपल आपने क्या लिखा, n को आपने प्लस कर दिया है, ये देखिए n को प्लस कर दिया है किसके साथ, जो उससे प्रीवियस टर्म है। तो अगर आप गौर करें तो ये सेम आप फैक्टोरियल की तरह का आपने लिखा है, सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह की सीरीज अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो ये कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए ये जो रिकर्सिव फंक्शन हमने लिखा है इसको हम जैसे कॉपी करते हैं, सारी वही है, सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह प्लस है। इधर मैंने इसको पेस्ट किया। अब आपने क्या करना है जी, आपने बस फैक्टोरियल का नाम जो है ना चेंज कर दे। अब आपने जो नंबर यूजर एन इनपुट करेगा तो आपने तमाम सीरीज का सम करना है, तो उसका नाम एन सम रख लें, कोई भी आप रख सकते हैं, मैंने एन सम रख लिया। अब इधर क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई है इसकी जगह सिर्फ आपने प्लस कर देना है, बाकी कुछ भी चेंज इसमें नहीं करनी। तो इधर क्या इसका नाम रख लें सम। तो सम किसके बराबर आ जाएगा जी, सम इज इक्वल टू फैक्टोरियल की जगह एन सम कर ले, तो इधर आप शो कर दे सम। तो अगर यूजर इनपुट करता है 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो इसको हम देखते हैं। अगर यूजर 5 इनपुट करे तो अच्छा फिबोनाची टर्म, इसको हमने एक्टिवेट नहीं किया, एक्टिवेट और सॉरी एक्टिवेट प्रोजेक्ट। अब इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा ये देखें जी, इधर हमने इस फंक्शन का नाम चेंज किया था, तो हमने इधर फैक्टोरियल ही रहने दिया, इधर भी इसका नाम चेंज करना था, एन सम करना था। एग्जीक्यूट करें तो 5 इनपुट करता हूँ मैं, तो देखिए 15 आ गया। अच्छा फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर हमने फैक्टोरियल को भी चेंज कर देना है और हमने लिख देना है सम ऑफ सीरीज, ये लिख देना है। अब इसको एग्जीक्यूट करें और 6 इनपुट करें तो देखें 15 और 6 21, तो इस तरह
तो इंपॉर्टेंट क्या है जी, बेस केस फाइंड करना और रिकर्सिव केस फाइंड करना। जब रिकर्सिव केस आपके पास आ जाए तो चुप करके उसी को आप रिकर्सिव कॉल जो है वो लिख लिया करें। तो लास्ट एग्जांपल है जी, पावर ऑफ ए नंबर। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट ए रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए नंबर। तो पावर वाला तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है जी। फॉर एग्जांपल अगर यूजर अब दो नंबर इनपुट करेगा, फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट करता है 2 और 3, ये यूजर इनपुट किया है, तो आपने बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है आपने 2 टू रेज पावर 3 जो है आपने ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है कि नहीं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अब आपने सबसे पहले जब बेस केस बनाना है, अब आप वीडियो को इधर पॉज करें और सोचें कि इसका बेस केस क्या होगा, यानी कि ऐसा केस जिसका रिजल्ट हमें विदाउट कैलकुलेशन मिल जाए, यानी कि ऐसी नंबर की ऐसी कौन सी पावर हो कि जिसका आंसर हमें पता हो, नंबर भी कोई भी हो, पावर ऐसी कौन सी हो कि जिसका आंसर हमें पता हो। जी, जिन्होंने सोच लिया है उन्होंने सही सोचा है, 0। अगर n की, अगर ये जो n3 यूजर इनपुट कर रहा है ना, पावर इसकी इनपुट करनी है, नंबर भी इनपुट कर रहे हैं, अगर यूजर इनपुट कर देता पावर 0, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। मतलब 2 की पावर 0 ये हमेशा जो है ना वो 1 होगी। अगर मैं इधर लिख देता 8 की पावर 0 तो ये भी हमेशा 1 होगी। यानी कि किसी भी नंबर की पावर जब मैं 0 लूंगा तो उसका आंसर हमेशा 1 आना है। तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा, यानी कि पावर जो यूजर ने इनपुट करनी है, अगर वो 0 इनपुट कर देता है तो उसका आंसर 1 है, वो विदाउट कैलकुलेशन हमें पता है। अब हमने ये देखना है कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये देखिए एग्जांपल, ये जो 2 है, अगर हमने 2 की पावर 3 कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करते होते हैं, ये आपको याद है, ये जो 2 जो यूजर ने इनपुट किया है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, इसी नंबर की कौन सी पावर से, 2 से। अगर हम 2 की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर जो है ना वो 8 आ जाएगा। अब ये जो 2 की पावर 2 आई है, अब ये कैसे आई है, आपने इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ n, यानी कि अगर यूजर n 3 इनपुट करता है तो ये 2 कैसे आएगा। अगर यूजर इनपुट करता है n इज इक्वल टू 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा शाबाश n-1। तो ये जो हमारी है ना वो प्रोग्रेसिव अप्रोच या जो रिकर्सिव केस है, ये हमें इस तरह हमने फाइंड करना है कि अगर यूजर 3 करेगा तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन टर्म्स ऑफ n, अगर n 3 है तो ये n-1 होगा। लेकिन हम चूंकि दो चीजें फंक्शन को पास कर रहे हैं, एक बेस है और एक पावर है, तो अगर ये p है तो ये p-1 होगा। तो ये देखिए जी बेस केस। अभी देखिए मैंने जो फंक्शन लिखा है, ये जो फंक्शन है, अब इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब फंक्शन का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, f उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप लिखेंगे, लेकिन पैरामीटर अब इसमें दो हैं। पहले जितने भी फंक्शन आपने लिखे हैं ना उनमें पैरामीटर एक है, अब इसमें एक बेस है जो आपने इनपुट करनी है और एक पावर जो आपने देनी है। अब इसका आंसर 1 कब आएगा, जब पावर 0 होगी। अगर पावर 0 है तो बेस जो मर्जी हो आंसर आपको 0 मिलना है। तो ये बेस केस हो गया, विदाउट कैलकुलेशन जो हमें आंसर मिलना है। अगर पावर 0 से बड़ी होती है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने b को, यानी कि ये जो बेस है, जो यूजर बेस इनपुट करेगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, ये देखिए आपने दोबारा फंक्शन कॉल कर लेनी है, बेस तो वही रहेगी क्योंकि 2 ने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ पावर चेंज हो जाएगी, पावर ऑफ p-1 हो जाएगी। तो ये जब आपने रिकर्सिव केस बना लिया, अब आपने इसको इंप्लीमेंट करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये हम इधर जाते हैं जी, फंक्शन जो हमने नया प्रोग्राम लिखा है इसको पहले एक्टिवेट कर लेते हैं, एक्टिवेट। अब ये देखिए जी दो नंबर यूजर इनपुट कर रहे हैं ना, इनपुट b और p, दो वेरिएबल आप बना लें और इधर कर लें जी सी आउट एंटर बेस, और इधर यूजर से आप इनपुट ले लें सीन b और सी आउट आप करें एंटर पावर और सीन करवा लें p। अब दो नंबर आप यूजर से इनपुट ले लिए, अब आपने क्या करना है फंक्शन लिखें। अब फंक्शन इंटीजर, अब इसका नाम हमने को रखना है, नाम हम रख लेते हैं पावर ही रख लेते हैं जी। पहला पैरामीटर b है और दूसरा इंटीजर p। तो अब आपने क्या करना है, अब देखिए जी बेस के सबसे पहले लिखना है इफ p डबल इक्वल टू 0, अगर p 0 है तो फिर हमने क्या करना है, रिटर्न करवा देना है जी 1, हमने कुछ भी नहीं सोचा, रिटर्न 1 करवा देना है। एल्स
ऐसी सूरत में हमने क्या रिटर्न करवाना है, हमने रिटर्न करवाना है ये जो आपने बेस केस लिखा है बी मल्टीप्लाई बाय, फिर फंक्शन कॉल है तो इधर बी मल्टीप्लाई बाय, दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर लें पावर को, बी वही रहेगा। अब पावर जो होती है ना वो -1 के साथ इसको कॉल कर लें तो ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसको रिजल्ट इधर शो करवा दें पी और इधर आप सी आउट कर दें पावर या इधर लिख लें रिजल्ट लिख लें। रिजल्ट किसके बराबर है जी, इधर आप ये फंक्शन कॉल कर लें, पावर का फंक्शन कॉल कर लें, इसको बी और पी दोनों इसको पास कर दें। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो अगर मैं लिखता हूँ जी 3 एंटर बेस 3 और पावर लिखता हूँ मैं 4 तो ये देखें 81 आंसर हमारे पास आ गया। अगर मैं लिखता हूँ जी बेस 2 और पावर लिखता हूँ 5 तो 32, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। तो ये जी 4 एग्जांपल हमने की हैं, इतनी ही आपके लिए काफ़ी है। रिकर्जन में आपने सिर्फ ये 4 एग्जांपल ही करनी है तो इस कोर्स के वाले से आपका वो सिलेबस भी कवर हो जाएगा और रिकर्जन भी जो है वो कवर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको रिकर्जन की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आने में मुश्किल आई है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने कितनी दफ़ा ये इस प्रोसेस को देखा है और फिर आपको समझ आई है। आप फैक्टोरियल वाले की ठीक है कि नहीं, जो फैक्टोरियल वाला पहला जो मैंने एग्जांपल करवाई है उसको कितनी दफा आपने बार बार देखा है तो फिर आपको रिकर्जन की समझ आई है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो फिर हम देखते हैं कि बाकी बच्चों के साथ अपने आपको कंपेयर करें कि हर कोई कितनी कितने टाइम में उसको कैलकुलेट वो वर्क करता है तो फिर उसको समझ आती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा जी, ये आपने कमेंट्स में जी मुझे लास्ट में बताना है। शुक्रिया।